हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग ग्लोब के बारे में देखेंगे, जिसे कहते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, अर्थात कि हिम झील प्रस्फोटन या हिम झील प्रस्फोटन से जो बाढ़ आती है उसी को ग्लोब कहा जाता है। तो अभी हाल ही में इससे रिलेटेड जो घटनाएं उत्तराखंड के चमोली ज़िले में जो आपने देखा था कि एनटीपीसी क्षतिग्रस्त हो गई थी और धौली गंगा में बाढ़ आई थी इससे। तो वो घटना क्यों हुई, कैसे हुई, उसके पीछे क्या रीज़न है। फ़िलहाल ये जो टॉपिक है ये आपका यूजीसी नेट का भी टॉपिक है और फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों में ये आपका टॉपिक है। ठीक, तो ये आपका क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हिम झील प्रस्फोटन यानी ग्लोब क्या होता है, ग्लोब आने के क्या कारण होते हैं, ग्लोब के क्या रीज़न होते हैं, यानी कि ये देखा जाएगा ग्लोब का इफ़ेक्ट क्या होता है यानी प्रभाव इसका, और साथ ही साथ ग्लोब से बचने के क्या कारण हो सकते हैं कि यानी उसके बचाव हेतु तो क्या उपाय किए जा सकते हैं ग्लोब के। तो इन सभी बातों पे चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे और विभिन्न देशों के एग्जाम्पल लेके यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि अलग अलग देशों में इससे रिलेटेड यदि वहाँ पे ग्लोब आ रहा है या हिमझील प्रस्फोटन हो रहा है तो वो देश क्या उपचार कर रहे हैं या किस किस उपाय को अपना रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर हिमझील प्रस्फोटन होता क्या है। ठीक, बेसिकली आप जानते हैं हिमझील प्रस्फोटन का तात्पर्य यहाँ पे हिमझील के आउटब्रस्ट यानी प्रस्फोटन से है या उसके अचानक टूटने से है एक प्रकार से। ठीक, यहाँ पे देखिए हिम झीलों के अचानक टूटने पर आने वाला जल प्लवन या जल प्लावन या एक प्रकार से आप कहें कि बाढ़ जो होता है ये सामान्य बाढ़ से कई गुना अधिक होता है और इसी घटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हिम झील प्रस्फोटन या ग्लोब कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इसी घटना को ग्लोब बोला जाता है। ठीक, तो अचानक जब झीलों में आउटबर्स्ट होगा यानी झीलें अचानक टूट जाएंगी, तो आप जानते हैं कि जो ग्लेशियर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे ये हो गया आपका पर्वत, ठीक, दो पार्ट इसके यहाँ बीच में आपका घाटी हो गई, ये घाटी में पूरा ग्लेशियर जम गया और ग्लेशियर जमने से यहाँ पे पूरा क्या है, ये हिमनद का रूप धारण कर लेती है और जब ये टूटेगी तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा बड़े स्तर से जल प्लवन देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप लोगों ने अभी हाल ही में जो चमोली में जल प्लवन ये देखने को मिला था या वहाँ पे जो ग्लेशियर टूटा था तो उसका वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, तो किस तरह से वहाँ पे तबाही देखने को मिल रही थी। जो झीलें हिमनद के मुहाने पर बनती हैं वह हिमनद द्वारा छोड़े गए मलबों के पीछे बनती हैं और ये क्या करती हैं, अधिकतम जल धारण करती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने इसीलिए फिगर इंक्लूड भी कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, आपका ग्लेशियर है, आप इसे कह सकते हैं हिम झील। ठीक, और ये मान लीजिए एक रिवर है जो यहाँ से निकली हुई है, ये प्रवाहित हो रही है। उसके बाद होता क्या है कि जो झील है इसमें जल इकट्ठा होने लगता है। यहाँ से देखिए ये भी आपका ग्लेशियर है, ठीक, ये पूरा ग्लेशियर है ये, और ये झील बन गई है। तो यहाँ से जो ग्लेशियर है ये टूट के इसमें आएगा तो इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो यहाँ पे जो पानी का बहाव है ये और क्या हो जाएगा, और ज़्यादा तेज़ बढ़ जाएगा। ठीक, जब और ज़्यादा तेज़ बढ़ेगा, यहाँ पे देखिए यही हुआ, यहाँ से ग्लेशियर टूट के यहाँ पे आए, जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे साइड में भी बर्फ़ जमी है और इसका मान लीजिए यहाँ पे ये बांध बना दिया गया है। ठीक, जब यहाँ पे जल की मात्रा और बढ़ेगी तो ये भार नहीं सह पाएगा, जब सह नहीं पाएगा तो ये टूट जाएगा, टूटने से क्या होगा, जल प्लवन की स्थिति देखने को मिलेगी। और ये पूरा आप देख रहे हैं यहाँ से ये इतनी चौड़ाई हो गई, पहले क्या था, इतना ही चौड़ा था, जैसे ही इतनी चौड़ाई हुई ये पूरा आपका बृहद स्तर पे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, तो जो हिमनद होते हैं इनका निर्माण अधिक ऊंचाई वाले हिमनदों या मोरियन से होता है। और ग्लोब यानी हिमझील प्रस्फोटन के क्या कारण हैं इसको बाद में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ
पेपर की कटिंग ऐड किया है, जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ग्लेशियर क्यों टूटते हैं। हिमालयन इंस्टीट्यूट के जो एक्स हेड रहे हैं यानी पूर्व चीफ, उन्होंने ये बताया कि जो ये चमोली में अभी हाल ही में ग्लोफ हुआ था या हिमझील प्रस्फोटन हुआ था, ग्लेशियर टूटा था, तो इसका मेन रीज़न ग्लोफ हो सकता है। सामान्य तौर पर ध्रुवीय ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षों से जमा होने वाली बर्फ़ क्या होती है, ग्लेशियर बनाती है। ग्लेशियर बर्फ़ के ढेर होते हैं। वैश्विक विकास की अंधाधुंध दौड़ के कारण लगातार पिछले कुछ दशकों में धरती की तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग के तौर पे जानते हैं। वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फीले पहाड़ क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, और इनके पिघलने से ग्लेशियर क्या होते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं और ये टुकड़ों में टूटने लगते हैं, जिससे क्या होगा, समुद्री जल और नदियों का जलस्तर बढ़ जाएगा। ये अनुमान है कि आने वाले आगामी 2050 तक यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से होती रही तो जो समुद्रों के तटीय द्वीप हैं, जैसे क्यूबा मान लीजिए आप, ये सभी डूबने के कगार पे आ जाएंगे। इंडोनेशिया, क्यूबा, फिजी, जो भी द्वीप हैं ये सभी डूबने के कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि ये अनुमान है कि लगभग 4 से 5 मीटर ऊंचाई में जल की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्लेशियर पिघलेंगे। आगे देखिए ग्लेशियल झील यानी ग्लोब का बाढ़ प्रकोप क्या है। चमोली में जो हुआ उसे क्या हुआ, देखिए ग्लोफ यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के रूप में देखा जा रहा है। एक ग्लेशियर में एक टूटन बहुत असामान्य घटना नहीं है। देखिए ये कोई नई बात नहीं है कि ग्लेशियर टूट गए, बल्कि पहले भी टूटते हैं, अभी भी टूटते हैं। लेकिन बर्फ़ के पिघलने के कारण क्या होता है, जब ग्लेशियर पीछे खिसकता है और पीछे हटता है तो वे एक ऐसी जगह छोड़ देते हैं जो पानी से भरी झील बन जाती है। अभी आपने ऊपर देखा होगा कि ग्लेशियर ऊपर से टूट रहा है तो नीचे क्या है, झील में गिर रहा था, ठीक। और जो ग्लेशियर लेक है ये, इसे पहाड़ी झील भी कहा जा सकता है या हिमनद कह सकते हैं आप। और इसी तरह से जब ये झील में पानी और ज़्यादा हो जाता है तब इसकी दीवारें टूट जाती हैं और यही आपका ग्लोब का रूप धारण कर लेता है। आखिर चमोली में ये हुआ तो क्या चमोली में इसके साथ हिमस्खलन हुआ था, यानी कि जो बर्फ़ या ग्लेशियर है ये भी टूटा था, एवलांच हुआ था। तो अभी इस बात पर वैज्ञानिक तौर पर जांच नहीं की गई है कि चमोली में असल में वास्तविक में क्या हुआ था। कुछ सवाल हैं कि जैसे क्या हाल ही में इस क्षेत्र में हिमस्खलन हुआ था या किसी निर्माण कार्य की वजह से ये ऐसा हुआ, या मानवीय गतिविधियों से या जलवायु परिवर्तन आदि का परिणाम था। माना जाता है कि रविवार के जल प्रलय यानी जो आपका हुआ था चमोली में, नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने के कारण हुआ था। कंचनजंगा के बाद नंदा देवी दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है यहाँ पर, ठीक। अभी आपने 2013 का जो घटना देखा था उसमें बादल का फटना था। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ग्लोब के कारण क्या है, इससे बचाव क्या है, इसके प्रभाव क्या हैं, ठीक। इससे पहले आप कुछ और पॉइंट देख लीजिए जो आपकी परीक्षाओं के लिए और आपकी जानकारी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए बादल का फटना क्या होता है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। बादल फटने को क्या बोले थे, क्लाउड बस्ट बोला जाता है, और इसमें एक सीमित स्थान पर एक निश्चित बारिश की जो माप होती है उससे ज़्यादा बारिश हो जाए, यानी कि अचानक, जैसे जब बादल जो है अचानक आपस में या किसी पहाड़ी से टकरा जाते हैं तो इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है, यानी एक सीमित स्थान पर भारी बारिश हो जाती है। इस दौरान 100 मिलीलीटर प्रति घंटा या उससे अधिक तेज़ बारिश होती है। इससे तुरंत बाढ़ की स्थिति बन जाती है। उत्तराखंड में 2013 में आपदा जो आई थी वो लगातार बादल फटने के कारण आई थी। आमतौर पर ऐसा मानसून हिमालय क्षेत्र में ही होता है, ठीक। अब आइए हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे, जिसकी बात मैं कर रहा था कि ग्लोब के क्या कारण होते हैं, कि किन कारणों से चमोली में एवलांच हुआ, हिमस्खलन हुआ, क्यों हुआ और ग्लेशियर क्यों टूटे। तो ग्लोब का जो रीज़न है यहाँ से समझिएगा, बहुत ज़्यादा कठिन तो नहीं है ये टॉपिक, बस आपको समझना है। पहले तो टेम्परेचर,
तो टेम्परेचर यानी कि आप कह सकते हैं कि धरातल का जो टेम्परेचर है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और यदि हम लोग स्पेशली बात करें चमोली का या जो आपका नंदा देवी का ग्लेशियर ये टूटा, तो उसकी बात करें तो जैसे आपने देखा कि मौसम परिवर्तन यानी कि आपका जनवरी फरवरी मंथ में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिला है। तो जैसे ही परिवर्तन ये देखने को मिल रहा है, तो अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा कि जो चमोली का ये त्रासदी हुई थी अभी, तो ये इसके कई कारण हैं ग्लोब के या हिमझील प्रस्फोटन के कई रीज़न होते हैं। पहले तो ये कि टेम्परेचर या वैश्विक तापन के कारण भी जो बर्फ़ है वो पिघलने लगती है, और जैसे ही बर्फ़ पिघलने लगती है, मान लीजिए कि ये आपका झील हो गई, ठीक, और इधर ये पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है और यहाँ से झील से कोई नदी यहाँ से निकल रही है, ठीक। अब हुआ यूँ कि जो स्नो लाइन है, हिमरेखा क्या होती है कि ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर क्या होता है कि बर्फ़ जमा होता है और ये अलग अलग जगह परिवर्तित होती रहती है। जब आपका शीत ऋतु आता है तब ये और नीचे आ जाएगी, और ग्रीष्म ऋतु जब आएगा और ऊपर हो जाती है, क्योंकि नीचे का जो बर्फ़ है ये पिघल जाता है, ठीक। तो जहाँ से आपका बर्फ़ जहाँ तक पिघले उससे ऊपर जो है ये स्नो लाइन मानी जाती है। तो जो हिमरेखा है, हिमरेखा से ऊपर यहाँ पे क्या है, पूरा आपका बर्फ़ जमा हुआ है, ठीक। ये जो है ये पूरा बर्फ़ जमा हुआ है। अब यहाँ से मान लीजिए टेम्परेचर जैसे बढ़ा तो बर्फ़ का कोई टुकड़ा, अब ये टुकड़े आपका 100-200 ग्राम या 100-200 किलो के नहीं होते हैं, बल्कि कहीं 100 मीटर 200 मीटर इतने लंबे टुकड़े होते हैं। जब ये झील में जाते हैं तो झील में जाहिर सी बात है जब ये टूटेंगे तो जल में गिरेंगे, झील में और जो जल है इसका और ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ से जो रिसाव है ये और ज़्यादा बढ़ेगा। अचानक ढेर सारे टुकड़े या जो स्नो लाइन है वो और ऊपर चली जाएगी, तो ये अचानक यहाँ पे बर्फ़ या ग्लेशियर टूट के झील में गिर जाएंगे, और जब झील में गिरेंगे तो यहाँ से क्या होगा, पूरा ये जो जल है झील का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो नदी का मार्ग है इसको क्या करेगा, ये तोड़ देगा, ठीक। ये जो नदी का मार्ग है इसको ये तोड़ के निकलेगा, और जब तोड़ के निकलेगा तो यहाँ पे पूरा विस्फोट हो जाएगा, और यही एक प्रकार से हिमझील प्रस्फोटन होता है। तो हुआ क्या कि हिमरेखा की बढ़ती ऊंचाई, टेम्परेचर हो गया, एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं। उसके बाद देखिए द्रव्यमान संचलन। द्रव्यमान संचलन क्या होता है कि आप जानते हैं कि जो झील हो गई और ये मान लीजिए यहाँ पे ग्लेशियर है, और यहाँ पे यदि देखा जाए तो सपोज़ कि आपका ये पर्वत है और यहाँ पे कोई ग्लेशियर है, ठीक। ये पूरा ग्लेशियर जमा हुआ है और इधर नीचे पर्वत की घाटी पे यहाँ पे झील है, और चूँकि यदि इसका देखा जाए तो कोण यहाँ पे इसका जो ग्लेशियर है वो नीचे की तरफ मास मूवमेंट करेगा, यानी जो द्रव्यमान है इसका भार की वजह से थोड़ा थोड़ा इसमें खिसकाव देखने को मिलेगा, और ये खिसकाव 1-2 मिनट या 1-2 घंटे या 1-2 दिन नहीं बल्कि महीनों तक होता रहता है। जैसे ही ग्लेशियर यहाँ से उसका भार वजन बढ़ेगा और ज़्यादा खिसकाव देखने को मिलेगा। जब ये खिसकाव नीचे होगा तो यहाँ से ग्लेशियर धीरे धीरे ये क्या हो गए, अचानक जब सरफेस पे पड़ेगा तो ये टूट जाएंगे, और जब टूटेंगे तो क्या होगा, झील का जो जल है वो बढ़ जाएगा, और जल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे विस्फोट की स्थिति, अब क्लाउड या बर्स्ट जो है ये ग्लोफ यानी ग्लेशियल जो लेक है वो बर्स्ट कर जाएगी, ठीक। उसके बाद आपका जो फोर्थ रीजन है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे है कि ये जो रीजन होता है इसमें आपका जो धरातल है उसका अपना गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लेशियर होंगे, बड़े बड़े ग्लेशियर होते हैं वो नीचे की तरफ खिसकते हैं। लास्ट जो रीज़न यहाँ पे दिया कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो विभिन्न परियोजनाएं, तो ये मेन रीजन यदि हम लोग देखें तो क्लाउड जो आपका ग्लेशियल बस्ट होता है ये न केवल अभी हुआ है जो हाल ही में चमोली में आपने देखा, या 2013 में जो बादल का फटना और उत्तराखंड का जो रीजन रहा है, ये कोई नई घटना नहीं है बल्कि ये बहुत पहले से भी होता आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि हिमालयी क्षेत्र में मानवीय परियोजनाएं या जो मानव के द्वारा जो विकास परियोजनाएं हैं उसमें जैसे जैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसमें कुछ रीज़न इसका भी रहता है कि बांध बना दिए जाते हैं, और बांध बना के यहाँ पे जल रोक दिए जाते हैं। जल रोकने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो
इधर से मान लीजिए पर्वत है, इधर से पर्वत है, यहाँ पे जल ज़्यादा रोक दिया गया तो इसमें रिसाव होने लगता है। ठीक, धीरे धीरे रिसाव होने की वजह से एक स्थिति ऐसी आती है कि अचानक ये टूट जाता है और बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए मानवीय गतिविधियाँ, ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है पर्यटन के लिए। जैसे पर्वतों पे चढ़ाई की जाती है। अभी आपने देखा था कि हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो नेपाल से एवरेस्ट पे चढ़ाई किया जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा जो कूड़ा करकट कचरे ये हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिल रहे हैं। ठीक, प्लास्टिक की जो मात्रा है वहाँ पे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो हालांकि इस पे नेपाल और चीन की तरफ से तो बहुत कम चढ़ाई हो पाती है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ग्लोब का जो रीजन इफ़ेक्ट है, क्या है, प्रभाव क्या है ग्लोब का। तो इसमें नंबर 1 ये है कि ग्लोब जब होता है, हिमझील प्रस्फोटन होता है तो उस समय हिमस्खलन होता है। हिमस्खलन के साथ साथ भूस्खलन भी होता है। जनधन की भी अपार हानि होती है। अभी इसका एग्जाम्पल आप उत्तराखंड का चमोली ज़िले में जो ग्लेशियर टूटने से हुआ उसको आप देख सकते हैं। भूस्खलन भी होता है क्योंकि जब भारी मात्रा में जल एक साथ आता है तो वहाँ पे भूस्खलन जाहिर सी बात है। ठीक, अब इससे बचाव कैसे हो सकती है। बचाव के लिए सबसे पहले हम लोगों को ये करना होगा कि हिमझील यानी जो ग्लोब होता है, ग्लेशियर लेक होता है, उसकी मैपिंग करनी चाहिए। ठीक, मैपिंग करने के साथ साथ उस पर निगरानी तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए और बराबर निगरानी होनी चाहिए कि क्या चल रहा है वहाँ पे, कौन कौन से संवेदनशील जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी निगरानी तंत्र स्थापित करने चाहिए। और सैटेलाइट के थ्रू इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। तो जो यहाँ पे आपका उपग्रह जैसे लैंडसेट हो गए, IRS हो गए, इन सभी से ये जानकारी प्राप्त हो सकती है और वो जानकारी लेनी चाहिए। ठीक, ग्लेशियर झील के पास निगरानी करके ड्रोन की मदद से जो अलग अलग उसके किनारे हैं या मोशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं, उसके सेंसर लगाने चाहिए। जिससे क्या होगा, जो सेंसर हैं वहाँ पे सायरन लगा देना चाहिए और सायरन से इलाके को तुरंत अलर्ट कर देना चाहिए। एक तो ये हुआ कि बचाव कार्य में। ठीक, उसके बाद बचाव कार्य के बाद हिमझील की मैपिंग हो गई। मैपिंग होने के बाद पानी के निकास के लिए अलग से वहाँ पे छोटे छोटे नहरें बनाई जानी चाहिए। नई नहरें हैं तो जो वहाँ पे बर्फ़ीली दीवारें हैं, ठीक, ग्लोब की जो बर्फ़ीली दीवारें हैं यहाँ पे एक ऐसे छिद्र लगाने चाहिए और इसका उपयोग करना चाहिए। उपयोग कैसे होना होगा कि यहाँ पे आप टरबाइन लगा दीजिए और जब यहाँ से जल यहाँ पे आएगा तो इससे विद्युत उत्पादन भी होगा। ठीक, और पानी का फ्लो भी मेंटेन रहेगा। विद्युत उत्पादन के साथ साथ पानी का फ्लो भी नियंत्रित रहेगा और ख़तरा भी कम हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से आपका आउटफ्लो पानी के निकास के लिए छोटी छोटी नहरों की बात हमने की कि छोटे छोटे वहाँ पे नहरें बनाई जानी चाहिए जिससे जो पानी इकट्ठा हो रहा है यानी जो ग्लोब में ग्लेशियर लेक में वो टूटने से बच जाए। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो आउटफ्लो बनाया जाना चाहिए। कजाकिस्तान का जो आलाताऊ है वहाँ पे एक झील है, बोगातीर नाम की झील है। बोगातीर ये जो झील है ये आपका कहाँ पे है, कजाकिस्तान में है। और इस झील में एक अनोखा तरीका अपनाया गया है कि झील के जो आउटफ्लो यानी कि जो उसका बहाव है उसको कंट्रोल करने के लिए कहाँ पे, कजाकिस्तान में झील का क्या नाम है, बोगातीर झील है। कहाँ पे है, कजाकिस्तान में है। इसके आउटफ्लो यानी बहाव की दिशा को खुदाई करके यहाँ पे बम लगाए गए हैं और जब देखा जाता है कि आउटफ्लो हो रहा है तो उस समय बम को फोड़ दिया जाता है और जहाँ ये बम लगाए जाते हैं उसके पास एक नहर बनाई गई है और नहर की वजह से यहाँ पे जो झील का पानी है वो काफ़ी निकल जाता है। ऐसा ही पेरू में हुआ है। ठीक, वहाँ पे क्या है कि जो घाटियाँ हैं ग्लेशियर की उसमें कटिंग कर दी गई हैं और थोड़ा सा उसमें जगह दे दिया जाता है जिससे पानी वो निकल जाता है। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो आपका अमेरिका में वाशिंगटन में जो माउंट सेंट हेलेना है या सेंट हेलेंस है, इसके पास स्पिरिट झील है।
वहाँ पे भी हादसा इसी तरह से हुआ था और इस झील से पानी निकालने के लिए 20 पंपिंग सेट लगाए गए थे और यह प्रक्रिया 30 महीने तक चली थी। झील तो खाली हो गई लेकिन 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हो गए और ऐसा करना हिमालय के पहाड़ों में तो संभव है नहीं, क्योंकि इतनी ऊंचाई तक बिजली की सप्लाई हर जगह नहीं है। लेकिन झील की जो बर्फीली दीवार है उसके दूसरी तरफ टरबाइन लगाकर इसका खर्च बचाया जा सकता है और झील की जो बर्फीली दीवार है उसके निचले हिस्से की तरफ छेद कर दिया जाए। छेद करने से पहले वहाँ पर टरबाइन लगा दें ताकि पानी का फ्लो पानी के फ्लो की वजह से वो तेज़ी से घूमेगा और बिजली पैदा करेगा, जिसका उपयोग हम लोग हिमालयी क्षेत्रों में कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तराखंड की त्रासदी 2013 और चमोली NTPC धौलीगंगा में जो बाढ़ आई उसकी वजह से, तो ये ग्लोब के ही रीजन थे। ठीक, तो यहाँ से आप स्पष्ट कर लिए होंगे कि ग्लोब होता क्या है और इसके कारण क्या हैं, इसके प्रभाव क्या हैं, इससे बचने के क्या उपाय हैं। ठीक, बचने के उपाय भी आपको बताया गया कि सैटेलाइट इमेजेस का सहारा लिया जा सकता है। लैंडसेट TM या IRS-1C/D या LISS 3 ये आपका नेट में बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ग्लोब से भी प्रश्न आते रहते हैं। LISS 3 स्पॉट XS, ठीक, सैटेलाइट स्पॉट पैन स्टीरियो सैटेलाइट का नाम है। IRS-1CD पैन स्टीरियो, ये क्या होता है, ये इमेजेस भेजते हैं और इनसे क्या है कि वहाँ पे एक मैप तैयार किया जा सकता है और मैप के थ्रू उसकी निगरानी की जा सकती है, जिससे हिमझील प्रस्फोटन से जो जनधन की अपार हानि होती है उससे बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।